आज की क्लास में हम क्या करेंगे बताओ, कौन सा चैप्टर? हाँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाए तो। नहीं आएगा तो नहीं आने वाला ऑप्शन है ही नहीं, समझ में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। कितने तरह के होते हैं केमिकल चेंज, बताओ कौन कौन से? हाँ, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, केमिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है? ठीक है, केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल मतलब उसमें जो भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। तो अगर हम पेपर को पीसेस में, कितने ही पीसेस में उसको टीयर कर देते हैं, फाड़ देते हैं उसको, तो लेकिन है तो वो स्टिल पेपर का ही पीस है ना, प्रॉपर्टी उसमें पेपर की रहेगी। इसी तरह से ग्लास को ब्रेक करते हैं तो जो ईच पीसेस है उसमें भी प्रॉपर्टी क्या रहती है, ग्लास की ही रहती है। केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई ना कोई नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होगा। तो अब आप बताओ केमिकल चेंज का एग्जाम्पल बता सकते हो? बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये भी कई बार पूछा जाता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है ये क्या है, आपके केमिकल चेंज है। ठीक है, तो इसका तो जस्ट एक आपको आइडिया होना चाहिए कि केमिकल फिजिकल चेंज होते क्या है, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसमें केमिकल चेंज तो होगा ही होगा, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसका मतलब कोई केमिकल चेंज उसमें हो रहा है, तभी वो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन किसी को आइडिया है क्या होती है, बताओ? केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स की रिएक्शन तो नहीं, ठीक है। देखो सिंपल हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, कोई नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, ये चीज हो सकती है। अब ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस या तो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है आपके, और सब्सटेंस जो है ये केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेगा, तो केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्ट लेता है उसमें एक तो आता है रिएक्टेंट, है ना, इससे रिलेटेड जो जो इसमें क्या लेगा, पार्ट लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को हम कौन सी साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हमेशा। और जो उससे आउटपुट मिल रहा है हमें, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, जो रिएक्शन से बन रहा है इसको हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में, हो गया। तो पहली चीज तो है केमिकल रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये दो, तो रिएक्टेंट क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, मतलब जिनको यूज करके हम कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं। प्रोडक्ट जो उन सब्सटेंस की रिएक्शन से जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसको बोलेंगे हम। तो ये हो गया। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ओरिजिनल सब्सटेंस, तो केमिकल चेंज जब होगा उसमें क्या होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस की आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा लॉस्ट हो जाती है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी आइडेंटिटी ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक तरह का प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस करता है अपनी आइडेंटिटी को, और एक आपके नया सब्सटेंस बनेगा। ये जो नया सब्सटेंस है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये आपके डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से, मतलब जिसने इस रिएक्शन में पार्ट लिया है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको तो बोलते हैं केमिकल चेंज, और ये प्रोसेस जो इन्वॉल्व हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। क्लियर है? अगर डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वो केमिकल चेंज है जिसमें आपके क्या होता है, रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट में, मेकिंग न्यू प्रोडक्ट। और बनता कैसे है नया प्रोडक्ट, जो भी आपके उनके बीच में बॉन्ड होता है उस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है, और एक डिफरेंट जो आपके प्रोडक्ट बनता है, एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड होता है ना, तो उनके बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाते हैं, तो उससे एक नया अरेंजमेंट बनता है, नया प्रोडक्ट जो बनता है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
इनकी रिएक्शन हुई तो इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनता है भाई, वाटर बनता है ना। तो अब देखो जब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम जब लिखते हैं ना, तो उसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है, एरो यूज करते हैं, एरो है। दूसरा बैलेंस भी होनी चाहिए, इसके बाद मैं बैलेंसिंग ही बताऊंगी आपको, बैलेंस रिएक्शन भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो क्या हो गया कि ठीक है, और हाँ अब केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें स्टेट्स भी होती है कहीं, कि जैसे अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, गैसियस स्टेट में है, कहीं पे हम रिएक्शन में क्या करते हैं, सॉलिड लिक्विड को भी यूज करते हैं, है ना, गैसेस को भी यूज करते हैं, दो गैसेस को या दो लिक्विड को, है ना, इस तरह से यूज करते हैं। एक इसमें एक्वेशियस टर्म होती है, एक्वेशियस का मतलब कि आपके क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल, वाटर बेस होता है। तो जो भी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं ना, एटम्स के जो एलिमेंट्स पार्ट लेते हैं, तो उनकी एक स्टेट भी होती है, वो भी हमें मेंशन करनी होती है इसमें। इसके बाद में केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो चीजें सारी मैं बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं जनरल अभी एक बता रही हूँ। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, फॉर्म में चेंज हो सकता है, कुछ प्रेस्पिरेट बन सकता है, ठीक है, कलर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन होगी तो इनमें से कोई भी चेंज अगर विजिबल है, इसका मतलब क्या है, आपके केमिकल रिएक्शन हुई है वहां पे कुछ ना कुछ। तो ये सारा हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। रिएक्शन तो मैंने बताया कि जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है आपके, केमिकल इक्वेशन क्या है एक तरह से, तो केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट एंड मेथड है, जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो उनको सिंबल की फॉर्म में या उनको फॉर्मूला की फॉर्म में, जो डिफरेंट एलिमेंट उसमें पार्ट लेते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, तो उनको रिप्रेजेंट करना कि हम किस तरह से लिखते हैं ना। अब जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन एंड वाटर, ऑक्सीजन कंबाइंड होके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो अब हमने इसको क्या किया, मैं इसका ऐसे वर्ड पर, वैसे तो जो बैलेंसिंग वगैरह करते हैं तो उसके स्टेप में तो यही होता है कि पहले जो भी इक्वेशन आप है उसको पहले वर्ड्स की फॉर्म में लिखो, फिर उसके फॉर्मूला जो है, सिंबल्स है, उसकी फॉर्म में लिखो, फिर उसमें हम एटम्स के अकॉर्डिंग उनकी बैलेंसिंग करते हैं। तो यही है। तो एक तरह से इक्वेशन क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होती है आपके शॉर्ट फॉर्म में, जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं तो उनको उनके सिंबल्स, फॉर्मूला, उसकी फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करना, उनको लिखना। एक चीज और है इसमें, 9th क्लास में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, क्या होता है वो, इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो जो बैलेंसिंग होती है ना आपके, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, बैलेंसिंग हम इसीलिए करते हैं। बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन जो है उसमें जो भी एटम्स या एलिमेंट्स जो पार्ट ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में, दोनों इक्वल नंबर में होने चाहिए वो, चाहे उनका मतलब फॉर्मूला चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दोनों ने कंबाइन होके क्या बनाया, वाटर बनाया, लेकिन यहाँ पे जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो इन दोनों में, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ये आपके क्या होंगे, सेम होने चाहिए, तब तो वो होती है बैलेंस इक्वेशन। और अगर मान लो मैं इसी की बात करूं, इसी रिएक्शन में अगर मैं इसको रिमूव कर देता, अब ये रिएक्शन है तो ये क्या हो गई, अनबैलेंस रिएक्शन हो गई, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है यहाँ पे, जितने एटम्स हैं उनके, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, वो अनइक्वल है। तो बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, पता चल गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद में बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए अभी मैं आपको, होते क्या है वो तो मैंने बता दिया ना कि बैलेंस क्यों करते हैं अपन, तो करेंगे कैसे वो बताती हूँ मैं अभी। इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो इक्वेशन ही आपको देंगे, उसको बैलेंस करना। स्टेप्स भी बहुत कम पूछे जाते हैं इसमें कि पूरा आप इसका स्टेप्स बताओ, है ना, वो भी कम क्वेश्चन आते हैं, बट बैलेंसिंग का क्वेश्चन जरूर आता है। तो बैलेंसिंग का, अब देखो इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, तुम्हें बताती हूँ कैसे करनी है इसको बैलेंसिंग। अभी मैं एक यहाँ पे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये देखो, अब बताओ ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। बैलेंसिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप एक टेबल बना लें,
कि जो भी एलिमेंट है उनके एटम्स यहाँ पे रिएक्टेंट और इधर क्या है प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अब बताओ, पहले तो ये चेक करना है कि इसमें किस किस ने पार्ट लिया है ना। तो इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। अब हमें देखना है कि रिएक्टेंट की साइड में कितने एटम्स हैं इनके और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कार्बन का कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड में कार्बन का कितना है, कार्बन का 1। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हैं रिएक्टेंट में 2 और यहाँ कितना है 2। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बैलेंस रिएक्शन है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, रिएक्शन जैसी थी वो बैलेंस फॉर्म में ही थी। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको करते हैं अपन। अब मैंने नेक्स्ट रिएक्शन लिखी, जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताओ इस रिएक्शन में, तो अब देखो पहली चीज तो कौन पार्ट ले रहा है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम का रिएक्टेंट में कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड में कितना है 1। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट की साइड में कितना है 1। तो अब ये बैलेंस है या नहीं है? नहीं है। तो अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मतलब एटम तो हम इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब ठीक है, तुम में से कोई ऐसे बोल देगा कि मैडम इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के 2 चाहिए, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ करते हैं यहाँ पे इसके 2 लगा देते हैं तो इक्वेशन बैलेंस है। तो ऐसा क्यों नहीं होता बताओ, इसका रीजन है ऐसा क्यों नहीं होता भाई, बोल सकते हो ना कि मैडम ठीक है ऑक्सीजन के 2 चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीशियम तो बैलेंस ही है तो ऑक्सीजन के हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। हाँ, क्यों नहीं लगता, रीजन बताओ। तो उसका रीजन ये है क्योंकि फॉर्मूला जो है ना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसका फॉर्मूला MgO ही होता है, MgO2 उसका फॉर्मूला नहीं है ना। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी बैलेंसिंग करते हैं, तो पहली चीज तो आपको ये माइंड में रखनी है कि जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे तो उसकी जो फॉर्मूला है उसके अंदर कोई ऐसा हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी हमें मल्टीप्लाई करना है बैलेंस करने के लिए 2 3 4 5 6 जो भी है, तो वो हमेशा हम उसके यहाँ पे यूज करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से यूज नहीं करते। ठीक है, तो अब देखो, तो ये रिएक्शन तो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो अब मैग्नीशियम है, इसकी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये हमें पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। फॉर्मूला कैसे बनता है ये आप लोगों को 9th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ ही है ना, वैलेंसी को क्रॉस ओवर करके। तो अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे तो हम 2 लगा ही नहीं सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो, अब क्या हुआ, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के तो कितने हो गए 2 हो गए यहाँ पे, लेकिन मैग्नीशियम के कितने हो गए अब यहाँ पे मैग्नीशियम के भी क्या हो गए 2 हो गए। तो अब ये इम्बैलेंस हो गई, इम्बैलेंस होगी तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो देखो अब ये रिएक्शन क्या है, अब इस साइड में मैग्नीशियम के कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ मैग्नीशियम के कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं 2 है और इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं 2 है। तो ये हो गई बैलेंस, सिंपल है, क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको रब करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे आयरन है, आयरन की जब रिएक्शन होती है वाटर से तो क्या बनेगा आपके Fe3O4 प्लस आपके हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब देखो, अब इसको बैलेंस करते हैं, पहले तो ये चेक करो कि कौन कौन से है रिएक्टेंट में, तो आयरन है, हाइड्रोजन है एंड इसमें क्या है ऑक्सीजन। हो गया क्लियर, ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड में आयरन के कितने हैं 1, यहाँ पे कितना है Fe3 मतलब 3 इसके एटम, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे भी कितना है 2
ऑक्सीजन का कितना है रिएक्टेंट में 1 और इधर है 4, तो ये क्या है अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं आयरन को बैलेंस करना है मुझे, तो आयरन को अगर बैलेंस करने के लिए मैं पहले इसमें अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब देखो उधर तो 3 है ही, यहाँ तो 3 है, तो हमने आयरन को क्या किया बैलेंस कर दिया मल्टीप्लाई करके। अब हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिकली बैलेंस है ही यहाँ पे, अब हमें करना है ऑक्सीजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे है 1 और प्रोडक्ट साइड में है इसके 4 एटम्स, तो मैं इसको क्या करूं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं। अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करने पे तो हमारी ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दी, लेकिन क्या हुआ हाइड्रोजन जो है वो इम्बैलेंस हो गई। अब उसके कितने हो गए 4 2 जा 8 हो गए, तो हाइड्रोजन के 8 हो गए, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, हाइड्रोजन को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन के हैं, रिएक्टेंट में भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन के हैं, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के हैं, 3 आयरन के हैं, यहाँ पे भी आयरन के हैं, तो ये क्या हो गई इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्लियर है, तो बैलेंसिंग समझ में आई आप लोगों को कि किस तरह से हमें करनी है रिएक्टेंट। अब 1 2 मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग उसको बैलेंस करो, देखते हैं पहले कौन करता है फटाफट। कार्बोनेट CaCO3 जब आपके रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कार्बोनेट जहां होता है तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती होती है, प्लस यहाँ क्या बनेगा वाटर बनेगा। फटाफट करो इसको बैलेंस, हो सकता है ये बैलेंस हो, पहले चेक कर लेना, ठीक है, पहले इसको चेक कर लेना, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या क्या है, कैल्शियम है, और क्या यूज हो रहा है इसमें, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोराइन। तो पहले तो ये देखो कैल्शियम के कितने हैं आपके 1 रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी कितना है 1, कार्बन का 1 एंड 1, ये बैलेंस है, ये दोनों बैलेंस है। फिर है ऑक्सीजन के कितने हैं 3, और यहाँ पे देखो 2 और 1 3, तो यहाँ पे भी टोटल कितना है 3। तो जितने भी अलग अलग फॉर्मूला में है उनको आप काउंट करोगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है तो सिर्फ 2 ही आप लोगे, ये तीनों टोटल कंबाइन करना है इनको। फिर इसके बाद हाइड्रोजन का यहाँ कितना है 1 और वहां पे कितना है 2, ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, इसको करना है हमें। और क्या रह गया क्लोराइन का 1 और यहाँ पे है 2, तो ये बैलेंस नहीं है। क्लियर है, तो अब देखो अब इनकी बैलेंसिंग करते हैं। तो अब बताओ कैल्शियम बैलेंस है, हाइड्रोजन और क्लोराइन को करना है हमें, तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, क्लोराइन के भी कितने हैं 2 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, रिएक्टेंट में कितने हो गए 2 हो गए, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो ये हो गई बैलेंस हमारी। क्लोराइन का यहाँ कितने हो गए 2 और इधर भी कितने हैं 2, तो ये हो गई बैलेंस, सिंपल। क्लियर हो गया, तो इजी है ना, थोड़ा सा टेबल बना के आप करोगे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस तो उससे इजी लगेगा आपको। बस ये ध्यान रखना है जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 इधर है एटम, 1 इधर है, तो इनको टोटल काउंट करके लिखना है कि टोटल प्रोडक्ट की साइड में कितने एटम है, उसके रिएक्टेंट की साइड में कितने हैं, तो उससे इजीली बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं H3 रिएक्ट करती है आपके ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है N2 प्लस H2O। करो फटाफट बैलेंस करो इसको बैलेंस करने के लिए बताओ, पहले तो ये देखो क्या क्या, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एटम इसमें यूज हो रहे हैं।
अब नाइट्रोजन के कितने हैं 1 और ये प्रोडक्ट की साइड में कितना है 2, हाइड्रोजन के कितने हैं 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, ऑड इवन नंबर इस तरह से आ रहे हैं इनमें, है ना। तो अब बताओ क्या करें। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, चलो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 5 नहीं हुआ 6 हुआ, प्लस नहीं करना है इसको मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन हो गया 6, तो फिर देखो हाइड्रोजन 6 हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 ही है। चलो मैं इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो अब देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हो गई 6, बैलेंस हो गई। तो अभी तक हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों बैलेंस है, ठीक है अभी तक। हो सकता है ये बाद में गलत हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के 3 है, तो ये तो गड़बड़ होगी ना काम, क्योंकि ऑक्सीजन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाए, कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो इसको क्या हो जाए ये 3 बन जाए। तो क्या करना चाहिए बताओ। तो इसमें अगर हम ये करते हैं इसको या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर क्या हो गया हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ H2O यहाँ लिख के 6 से करेंगे तो अब देखो ऑक्सीजन तो हमारी बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए अब हमारे पास में 12 हो गए यहाँ पे हाइड्रोजन के, और यहाँ कितने हैं हमारे पास में हाइड्रोजन के कितने हैं 6 है। तो अब क्या करना चाहिए बताओ, किसको 4 से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 4 3 जा 12, लेकिन यहाँ पे भी तो फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, लेकिन यहाँ पे भी ये 3 2 जा 6 है। बताओ फिर क्या करना चाहिए, किसको 6 से मल्टीप्लाई करूं। चलो अब हम सोचते हैं कि मैंने कहा चलो अब मैं इसको क्या करती हूँ 3 की बजाय मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 6 2 जा 12, और अब यहाँ पे कितना है 4 3 जा 12। तो इसका मतलब हमारी जो हाइड्रोजन है वो हो गई बैलेंस, हाइड्रोजन के कितने हो गए 12 और 12 ये बैलेंस हो गई। अब फिर ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं 6 और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं 6 और यहाँ पे भी कितने हो गए 6, तो ये बैलेंस है। लेकिन अब देखो नाइट्रोजन कितने हैं 4, नाइट्रोजन का यहाँ 4 है और यहाँ कितने हैं 2, तो नाइट्रोजन को मैं यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो टोटल कितने क्या हो गया ये बैलेंस हो गया ना। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि एक एटम को हम बैलेंस करते हैं तो दूसरा जो है वो चेंज हो जाएगा, वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो हमें अलग अलग टाइम पे फिर इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग डिजिट से करके इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आती है आपके रिएक्शन इसी तरह से। एक और रिएक्शन लास्ट रिएक्शन करते हैं, इसमें किसी को डाउट है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन नोट करो, PbNO3 twice plus Fe2SO4 thrice gives FeNO3 thrice plus PbSO4, ठीक है। हाँ तो लेवल कॉम्प्लिकेटेड होगा आप लोगों को बैलेंसिंग तो करनी सीखनी ही पड़ेगी, इसका तो क्वेश्चन आता ही है, लेवल तो होगा कॉम्प्लिकेट। एरो डाउन एरो प्रेस्पिरेट के लिए ये जब मैंने बोला था आप लोगों को बैलेंसिंग के बाद में जब हम टॉपिक दूसरा ये स्टार्ट करेंगे उसमें सब बताऊंगी कि अपर एरो जो होता है वो गैस की स्टेट होती है, उसके लिए ये वाला एरो यूज करते हैं। डाउन एरो प्रेस्पिरेट के लिए होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है तो एस लिखते हैं।
सारे सिंबल्स बताऊंगी। अभी कुछ नहीं है बैलेंसिंग में, अभी इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ अभी तो आपको बैलेंसिंग करनी है। चलो करो स्टार्ट। इसमें देखो लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर, ठीक है, तो ये सब है। अब इनके चेक करो। लेड का कितना है 1, प्रोडक्ट में भी 1, नाइट्रोजन का 3 2 जा, सॉरी नाइट्रोजन के 2, और यहाँ पे भी कितना है, यहाँ 3 है इसके। फिर ऑक्सीजन के 3 2 जा 6, 6 और 4 3 जा 12, 6 और 12 कितना हो गया 18, टोटल हो गए 18, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 और 4 13, यहाँ है 13, यहाँ आयरन के 2 है, यहाँ पे 1, सल्फर का कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 1। तो इसमें से बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लेड बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस है यहाँ पे। तो अब देखो ये बैलेंस है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर कुछ भी इसमें बैलेंस नहीं है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। पहले अगर नाइट्रोजन के 2 है और उधर है 3, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करना है अगर मुझे, तो 2 है यहाँ पे। अगर मैं नाइट्रोजन को, क्योंकि 2 और 3 ऑड इवन नंबर है ना, तो नाइट्रोजन को मैं 3 से इसको पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और यहाँ पे जो है इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो अब नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6 हो जाएंगे। तो इसको मैं क्या करती हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो अब क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ लेड का कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे तो 1 ही है। अब यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन के कितने हो गए 2 तो ऑलरेडी थे, 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पे कितना है आपके नाइट्रोजन के 3 2 जा 6 हो गया, ये बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन का यहाँ कितना है 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 है ना, और 18 प्लस 12 कितना होगा 30 हो गया ना, तो ये 30 हो गया। और इधर कितना है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 4 कितना हो गया 22, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा से, क्योंकि आगे और जगह भी तो है ना नाइट्रोजन, तो वहां पे देखते हैं। इसको एक बार हमने यही छोड़ा। अब देखो आयरन का यहाँ कितना है 2, यहाँ पे कितना है, अब देखो यहाँ पे भी 2 हो गया ना आयरन का, तो ये तो हो गया बैलेंस, आयरन बैलेंस हो गया। इसके बाद में अब देखो यहाँ पे सल्फर के कितने हैं 3, और यहाँ कितना है 1 है, तो मैं सल्फर को बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो सल्फर के यहाँ 3 है और यहाँ पे भी कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो गई। अब देखो, अब इसमें चेक करो कि यहाँ पे सल्फर का 3 है, लेड का कितना हो गया 3 हो गया, तो लेड भी क्या हो गया बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन का यहाँ 12 और टोटल यहाँ पे 3 3 जा 9 और 2, 9 2 जा 18, 18 और 12 कितना हुआ, तो अब देखो ये भी कितना हो गया 30, ऑक्सीजन भी ये क्या हो गई आपके बैलेंस हो गई यहाँ पे। फिर यहाँ 30 है, यहाँ 30 है बैलेंस। नाइट्रोजन का कितना है, ये हमने पहले ही कर लिया था, नाइट्रोजन का यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ पे भी नहीं, नाइट्रोजन के हो गए हमारे पास यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ये बैलेंस हो गया। फिर आयरन का यहाँ कितना है 2, यहाँ पे 2 है, सल्फर का कितना है 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी कितना है 3 है। ऑक्सीजन का 4 3 जा 12 और यहाँ था टोटल मिला के इनका था 30, तो ऑक्सीजन के भी 30 हो गए। तो ये सारी हो गई बैलेंस कि नहीं हुई, तो दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ये आपके क्या हो गया इक्वल हो गया। तो बैलेंसिंग में आपको एक अगर एटम को आप बैलेंस करते हो तो दूसरा जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो आपको बार बार थोड़ा सा वैल्यूज को चेक करना पड़ता है। एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे ऑड इवन नंबर होता है ना, तो उनको जो ऑड नंबर वाला है उसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, जो इवन नंबर वाला है उसको ऑड से कर दे, तो इस तरह से भी बैलेंसिंग थोड़ा सा इजी हो जाती है।
तो आज जो आपको बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो सारा मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में फिर जो रिएक्शन की टाइप्स है वो करेंगे। थोड़ा-सा बैलेंसिंग की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है बैलेंसिंग करने के लिए, 3-4 इक्वेशंस आती हैं और उनको बैलेंस करने के लिए आता है, ठीक है? थैंक यू।